नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे खास शो एनसीडीएक्स प्रेजेंट्स कमोडिटी की चर्चा में। आज कमोडिटी मार्केट्स में हम हेजिंग पर डिटेल्स में बात करेंगे। हम आपको हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा गणित समझाने की कोशिश भी करेंगे, जिसका फायदा उठाकर कमोडिटी मार्केट्स में आप भारी उतार चढ़ाव के बीच भी नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा आज के एपिसोड में ओपन इंटरेस्ट पर भी हमारा फोकस होगा। कमोडिटी की चर्चा के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं आईएफएल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाई विरल शाह। हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के गणित को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में हेजिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्टिलिटी हमने यहीं पर आते हुए देखी है। तो 3 तरीके हैं जैसे आप यहाँ पर हेजिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट या सबसे ज्यादा फेमस तरीका है कारोबार करने का। भविष्य के किसी तय समय पर कमोडिटी खरीदने बेचने का कानूनी करार जिसे कहते हैं उसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है। आप इसे मार्जिन देके करते हैं और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी के लिहाज से होता है। इसमें आपको मार्क टू मार्केट भी देना पड़ सकता है। दूसरी जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है और जो काफी फायदेमंद भी है, जहां पर आपका लॉस लिमिटेड है लेकिन फायदा कुछ भी रह सकता है, यह है ऑप्शंस। यहां पर भी जो एसेट है उसके मौजूदा भाव पर संभावित लेन देन पूरा करने के लिए 2 पार्टीज में करार किया जाता है। और जैसे मैंने कहा, इसमें मार्क टू मार्केट नहीं देना पड़ता। इसमें आपका लॉस लिमिटेड है। जो आप प्रीमियम देते हैं उतना ही आपका लॉस है, लेकिन आपका फायदा यहां पर अनलिमिटेड रह सकता है। ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट हेजिंग प्रैक्टिसेस माना जाता है और ये एक ऐसी चीज है जो एनसीडीएक्स ने यहां पर अपने किसानों एफपीओज के लिए भी यहां पर जारी करी है। तो ये सबसे फायदेमंद है। जो तीसरी है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये कस्टमाइज्ड भी रह सकता है। बाकी सब कुछ यहां पर सेम ही है कि भविष्य के तय समय कीमत पर 2 पार्टीज में खरीद बिक्री का यहां पर कस्टमाइज्ड करार किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने कमोडिटीज में यहां पर हेज कर सकते हैं, अंडरलाइंग कमोडिटी जिसमें आप यहां पर ट्रेड करते हैं। हेजिंग में ये क्यों जरूरी है ये हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो जो आपका कैश फ्लो है, आपका मार्जिन्स है, आपका अर्निंग्स है, उस सब में यहाँ पर सहायता देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा हमने कमोडिटीज़ में पिछले कुछ महीनों में वॉल्टिलिटी आते हुए देखी है, तो इससे भी आप यहाँ पर बच जाते हैं। हेजिंग आप यहाँ पर कर पाते हैं। आपकी क्रेडिट, आपकी जो सेविंग्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। इसके अलावा अगर आप फिक्स प्राइसिंग के जरिए यहाँ पर मार्केट शेयर को भी बढ़ा सकते हैं अपने, तो क्लियरली अगर आप एक कॉर्पोरेट हों तो सभी एस्पेक्ट्स में जो एक रॉ मटेरियल को या एक वॉल्टिलिटी को लेके होते हैं उसके द्वारा आप यहाँ पर इससे बच सकते हैं। बहुत छोटा सा यहाँ पर मार्जिन देना होता है और उसके सामने आप अपनी यहाँ पर वॉल्टिलिटी हेज कर सकते हैं। यहाँ पर कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव से दबाव आपको बचाव भी हो जाता है, आपका एक एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रॉफिट भी आता है। एक थोड़ी सी यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। काफी लोगों को लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, शायद ये जरूरी नहीं है, लेकिन इन सभी लोगों ने यहाँ पर पिछले 1 साल में जिस तरह की वॉलेटिलिटी उन कमोडिटीज में भी आते हुए देखी है जहां पर शायद पिछले 8-10 साल में भी वॉलेटिलिटी नहीं थी, तो क्लियरली एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि हेजिंग आपके लिए करना जरूरी है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काफी सारे अब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल से सस्ते कर्ज मिलने में भी यहाँ पर आसानी हो जाती है। अगर आपने अपने आप को हेज किया है, आपने लॉसेज नहीं यहाँ पर अपने किए हैं और आपकी क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर बेहतर हो जाती है, आपकी मार्केट शेयर यहाँ पर बेहतर हो जाती है, आपको अर्निंग्स में यहाँ पर सहायता मिलती है, तो जो कॉर्पोरेट्स स्पेशली कमोडिटीज में हैं उनके लिए ये यहाँ पर एक काफी फायदे का यहाँ पर काम हो सकता है। घरेलू मार्केट्स में अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हेजिंग में कम ही देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो काफ़ी सारी स्टडीज़ निकाली गई हैं, उनके हिसाब से करीबन 80% जो काम होता है वहाँ जो ओपन इंटरेस्ट है वो वहाँ पर हेजर्स की तरफ से आता है। लेकिन अगर हम भारतीय बाजारों में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हेजिंग या अगर आप प्रोडक्शन के सामने ओपन इंटरेस्ट देखें हेजर्स की तरफ से आता हुआ तो वहाँ पर उसकी कमी देखने को मिली है। क्लियरली जागरूकता को लेकर तो यहाँ पर कमी है ही। अवेयरनेस, कैसे ट्रेड करें, इसको काफी हद तक सोफिस्टिकेटेड एज अ सेगमेंट भी माना जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग या मार्क टू मार्केट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। काफी लोगों को ये एक्सपेंसिव या खर्चीला लगता है, इसलिए वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको यहाँ पर काम करना चाहिए इसमें। और जो जिस तरह की एज ऑफ नाउ जो नंबर्स हैं इंडियन मार्केट्स में वो काफी कम है, तो ये एक अवेयरनेस की तरह हम आपसे बार बार आपको बताते रहते हैं कि जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, जहां पर ज्यादातर
कमोडिटीज़ में हमने उनके प्राइसेस को यहाँ पर डबल आते हुए देखा है, तो और ऊपर नीचे दिन में 2-3-4% तक की मूवमेंट भी यहाँ देखने को मिली है। तो इन सब से आप यहाँ पर बच सकते हैं। ये कुछ कमोडिटीज़ हैं जहां पर हमने हेजर्स की तरफ से ओपन इंटरेस्ट में उनका यहां पर योगदान देखा है, या प्रोडक्शन अगर आप देखें और जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट फिलहाल भारतीय बाजारों में है, तो उसकी एक ये पिक्चर है। रिफाइंड सोया तेल 3.25%, आधे % से भी कम यहां पर मस्टर्ड में योगदान देखा है हमने प्रोडक्शन के लिहाज से। तो ये प्रोडक्शन वर्सेज ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स हैं। आपको याद होगा सेबी ने यहाँ पर काफ़ी पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका कमोडिटीज़ में क्या एक्सपोजर है, किस तरह की वो हेजिंग करते हैं, वो उनको अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाना है। तो काफ़ी सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं अब ये करने लगी हैं, हमने काफ़ी सारे वो नंबर्स भी आते हुए देखे हैं। तो यस, काफ़ी कंपनीज यहाँ पर अब हेज करने लगी हैं, ट्रेड करने लगी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से अगर आप भारतीय बाजारों को यहाँ पर देखें तो अभी भी ये नंबर्स काफ़ी कम हैं। वीरल को अब यहाँ पर चर्चा में शामिल कर लेते हैं। वीरल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपका ये व्यू पॉइंट ही जानना चाहेंगे कि इतने वॉलेटाइल प्राइसेस हैं, जी हाँ, लोग ट्रेड करते हैं, हेज करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? और आप कहेंगे अभी भी यहाँ पर जो नंबर्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में, काफ़ी कम है। थैंक्स मनीषा। आपने बात और जो आंकड़े आपने प्रेजेंट किए हैं इन टर्म्स ऑफ कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हेजर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऑलमोस्ट 50-20% ओपन इंटरेस्ट हेजर्स पार्टिसिपेट करके देते हैं। और इसका मतलब यह है कि जैसे हम हिंदुस्तान के अंदर जब आईटी कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना हेजिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है, या फिर हेज करने से उनको कैश फ्लो के बेसिस पे उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इतना परसेंटेज ऑफ द फ्यूचर इनकम उनको हेज करने चलना पड़ता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंडिया के कंज्यूमर्स है, या फिर हम लोग जो बताते हैं कि वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है, जैसे एक दाल मिल होती है या फिर एक एफएमसीजी कंपनी है जिसको पाम ऑयल या सोया ऑयल लगता है, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज है जिनको प्राइस रिस्क हेज करना चाहिए और एक डिसिप्लिन तरीके से हेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हालांकि कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए थे 2004-5 में, लेकिन पहले 10 साल के अंदर हमने देखा कि ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेशन ही रहा है इसके अंदर। अभी जाके लास्ट 3-4 साल के अंदर जब से सेबी रेगुलेटर बना है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, तो इसका ज्यादा प्रभाव आया है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। पहले जहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टार्ट स्टॉप हुआ करता था, या फिर बैंक की गुंजाइश रहती थी, या पोजीशन लिमिट्स की गुंजाइश रहती थी, वो सब हट गई है। तो एक फ्री मार्केट के तहत अभी जाके कॉर्पोरेट्स को विश्वास आया है कि अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और हमें प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे अगर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रहेंगे। और इसके चलते हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के अंदर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़ेंगे जो अपने प्राइस रिस्क एक्सचेंज के थ्रू हेज करना चाहेंगे। वीरल, एक कमोडिटी स्पेशली इंडियन मार्केट्स में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो किसान है, एफपीओ के तरीके से कर सकता है, स्टॉकिस्ट है, ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, मिल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ ये पार्टिसिपेशन और कितना बढ़ने की ज़रूरत है? कविता, मनीषा, अगर आप देखें तो एक साइड पे हेजर्स होते हैं जो टिपिकली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आगे का हेज करके चलते हैं, बिकॉज उनको डे टू डे रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको पहले से प्लान करना पड़ता है कि उनके प्रोडक्शन के अंदर कितना उनको एक पर्टिकुलर कमोडिटी लगेगी, या फिर अगर वो स्टॉक करके बैठे हैं तो उनको भी चाहिए कि ये स्टॉक का भाव गिरे नहीं। तो इसके लिए वो लोग फार डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हेज करना चाहते हैं। दूसरी साइड रिटेल होते हैं जो ये रिस्क उठाते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं। आप स्पेकुलेशन बताइए या फिर आर्बिट्राज बताइए, व्हाटएवर बी द रीजन। और इनके बीच में आते हैं जो इक्विटी मार्केट्स में भी होते हैं जहां पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आता है, म्यूचुअल फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये तीनों सेगमेंट मिला के एक मार्केट बनता है, रिटेल, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट्स। और हमारे हिसाब से कॉर्पोरेट्स का इसमें ज्यादा योगदान रहेगा जब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेंगे, बिकॉज अगर वो लोग हेज करते हैं तो दूसरी साइड ट्रेड लेने वाले भी पार्टिसिपेंट्स बढ़ने चाहिए। और हम ये देख रहे हैं, आपने जो बात की थी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम बताना चाहते हैं कि हमने भी पार्टिसिपेट किया था एक्सचेंज के थ्रू, जहाँ पे काफी सारे कॉर्पोरेट्स ने ऑप्शंस के तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एक फिक्स प्राइस दे दिया था कि ये प्राइस के नीचे उनकी सेल प्राइस फिक्स्ड हो जाएगी। एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डन। और ये जब ज्यादातर लोगों को पता चलेगा कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी आके एक्सचेंज के ऊपर ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं,
तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर और ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विरल, अगर अभी हम जैसे हम पहले बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन में भी कि अगर हम प्रोडक्शन देखें और उसके सामने हेजिंग इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो नंबर्स काफ़ी छोटे हैं, हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और वो नंबर्स नहीं मैच कर रहे हैं, तो किस तरह का एनकरेजमेंट, क्या कुछ करने की ज़रूरत है अभी टू इंक्रीज दैट हेजिंग? व्हाट हैज हैपेंड इज कि हिंदुस्तान के बिकॉज ये स्टार्ट स्टॉप हुआ था इसलिए काफी सारे कॉर्पोरेट्स हिंदुस्तान के अंदर हेज नहीं करते, वो बाहर के एक्सचेंजेस में भी हेज करते हैं, आरबीआई उनको परमिशन भी देता है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ी उनको फैसिलिटी दी जाए, या फिर तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिनिंग सिस्टम या फिर प्राइसिंग के तौर पे जहाँ पे उनको इंसेंटिव मिले हिंदुस्तान के एक्सचेंजेस पे हेज करने के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटर्स ये चीज पे देख भी रही है, पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए वो ज्यादा मेहनत कर रही है कि म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी आए कमोडिटीज के अंदर, नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे एग्री इंडेक्स एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। और भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जैसे वेदर इंडेक्स है, और बाकी काफी सारी चीजें हैं जो ये सेगमेंट को आगे बढ़ाएगी। और हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 to 5 years के अंदर ये सेगमेंट डेफिनेटली ऊपर आएगा। और हमें लगता है कि आप जैसे ये कार्यक्रम कर रहे हैं जहाँ पे आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं कि हेजिंग कैसे उपयोगी होता है कॉर्पोरेट्स के लिए, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। और ऐसे अगर ज्यादा प्रोग्राम करते रहेंगे तो ये डेफिनेट मासेस तक पहुंच सकता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तक पहुंच सकता है कि आप कमोडिटी एक्सचेंजेस पे आके अपना प्राइस रिस्क हेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी हेजिंग कर सकते हैं, चैलेंजेस हैं बाजार में, काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमने आते हुए देखे हैं, और जैसे विरल ने कहा कि शायद कुछ और ज़रूरत है, लेकिन अगले 3 से 5 साल यहाँ पर एक गेम चेंजर्स हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है। इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही। आगे देखिए मार्केट्स टुडे। नमस्कार।